भागो यहाँ से चुरियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस सोने के घर को खाली कर दो। अब से ये घर और ये सोने की गाय मेरी है। शेर खान भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जादुई गाय पूरे जंगल की भलाई के लिए है। चुप कर टुन्नू, शेर खान भाई के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। भागो यहाँ से। ए गाय, जल्दी से हमें सोने के सिक्के और अमृत जैसा दूध दे। हमें बाजार जाकर बहुत अमीर बनना है। लेकिन वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी। वो सिर्फ दयालु और सच्चे दिल वाले पक्षियों को ही दूध देती थी। सुंदर वन के एक कोने में शुद्ध सोने का बना एक जादुई घर था। वहाँ रानो चिड़िया का परिवार एक दिव्य गाय की सेवा करता था जो अमृत जैसा दूध देती थी। लेकिन दूर पेड़ पर बैठे कालू और गोरी की नजर उसी घर पर थी। टुन्नू जी, देखिए, हमारी गैया माता ने सारा चारा खा लिया। चलिए मिलकर सोने के इस सुंदर घर को साफ कर देते हैं। हाँ रानो, इसके अमृत जैसे दूध से जंगल के सारे बीमार पक्षी ठीक हो जाते हैं। हमें इसकी सेवा बहुत दिल से करनी चाहिए। माँ, पापा, हम सब मिलकर इस सोने के घर को चमकाएंगे। हाँ, हमारी गैया माता का घर सबसे सुंदर दिखेगा। कालू जी, जरा अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। वो रानो चिड़िया कितने बड़े सोने के घर की मालकिन बनी बैठी है। अगर वो सोने का घर हमारा हो जाए तो हम राजा रानी बन जाएंगे। हाँ गोरी, रानो चिड़िया बहुत सीधी है। वो उस जादुई गाय का दूध पूरे जंगल के बीमार पक्षियों को मुफ्त में पिला देती है। वो इस सोने की कीमत नहीं जानती। आज रात को हम कुछ बड़ा करेंगे। रात का घना अंधेरा छा गया। रानो चिड़िया और उसके बच्चे सोने के घर के बाहर गाय को हरी घास खिलाकर सो रहे थे। तभी कालू और गोरी अपने साथ जंगल के सबसे खतरनाक और क्रूर शेर खान को लेकर वहाँ आ धमके। भागो यहाँ से चुरियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस सोने के घर को खाली कर दो। अब से ये घर और ये सोने की गाय मेरी है। शेर खान भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जादुई गाय पूरे जंगल की भलाई के लिए है। चुप कर टुन्नू, शेर खान भाई के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। भागो यहाँ से, वरना शेर खान भाई तुम्हें एक ही बार में निगल जाएंगे। अपने नन्हे बच्चों की जान बचाने के लिए रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा रोते हुए वहाँ से भाग गए। शेर खान, कालू और गोरी ने मिलकर सोने के घर के चारों तरफ लोहे का एक बड़ा और मजबूत पिंजरा लगा दिया ताकि जादुई गाय भाग न सके। माँ, वो दुष्ट लोग हमारी प्यारी गाय को मार डालेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है माँ। मत रो मेरे बच्चों, भगवान सब देख रहा है। किसी की बेबसी का फायदा उठाकर छीना गया सुख कभी टिकता नहीं है। हौसला रखो। सुबह होते ही कालू और गोरी सोने के घर के अंदर गए। जादुई गाय पिंजरे में कैद थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ए गाय, जल्दी से हमें सोने के सिक्के और अमृत जैसा दूध दे। हमें बाजार जाकर बहुत अमीर बनना है। लेकिन वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी। वो सिर्फ दयालु और सच्चे दिल वाले पक्षियों को ही दूध देती थी। कालू और गोरी के बार बार चिल्लाने पर भी गाय ने एक बूंद दूध नहीं दिया। अरे, ये सीधे रास्ते से नहीं मानेगी। गोरी, इसके सामने सूखी घास रखो। जब तक ये हमें सोना नहीं देगी, हम इसे पानी भी नहीं देंगे। उधर रानो चिड़िया की वफादार और समझदार दोस्त लाली तितली झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। गाय को भूखा प्यास तड़पता देख लाली तितली का दिल दहल गया। ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। कालू और गोरी उस बेजुबान गाय पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे तुरंत रानो बहन के पास जाना होगा और पूरे जंगल को इकट्ठा करना होगा। लाली तितली तेजी से उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास पहुंची। रानो और उसका परिवार एक पेड़ की डाल पर भूखे प्यासे उदास बैठे थे। रानो बहन, टुन्नू भाई, जल्दी उठो। कालू और गोरी ने शेर खान के साथ मिलकर हमारी प्यारी जादुई गाय को पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे भूखा मार रहे हैं। वो दर्द से रो रही है। नहीं, हमारी प्यारी गाय। माँ, हमें उसे बचाना होगा। उधर सोने के घर में कालू कौवा जैसे ही जादुई गाय को डंडा मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक चमत्कार हुआ। गाय की आंखों से और उसके सींगों से एक बहुत ही तेज, चमकीली और गर्म रोशनी निकली। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोरी। कालू जी, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। बचाओ, बचाओ। ओहो, ये तो कोई जादुई शक्ति है। मैं जंगल का राजा हूँ
पर इस जादुई रोशनी के आगे मेरी जान दांव पर नहीं लगा सकता। मैं तो भागा। शेर खान कालू और गोरी को अकेला अंधा छोड़कर जंगल की तरफ दुम दबाकर भाग गया। तभी रानो चिड़िया, टुन्नू चिड़ा, उनके बच्चे और लाली तितली के साथ जंगल के सरपंच हरीराम तोता और बाकी सारे पक्षी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कालू और गोरी अंधे होकर जमीन पर सिर पटक कर रो रहे हैं। कालू, गोरी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने लालच में आकर इस पवित्र सोने के घर और जादुई गाय को अपवित्र करने की कोशिश की। इसी का फल तुम्हें मिला है। मुखिया जी, रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमारी आंखें अंधी हो चुकी हैं। हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमें बचा लो। टुन्नू चिड़ा और जंगल के बाकी पक्षी बहुत गुस्से में थे। वे कालू और गोरी को सजा देना चाहते थे। रानो, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इन्होंने हमारे बच्चों को घर से निकाला और बेजुबान गाय को भूखा रखा। इन्हें तड़पने दो। हाँ मम्मी, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन रानो चिड़िया का दिल सोने से भी ज्यादा शुद्ध था। वो कालू और गोरी की तड़प नहीं देख सकी। उसकी आंखों में दया के आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पिंजरे के पास गई और जादुई गाय के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे जादुई गया माँ, मैं जानती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्लीज माँ, इन्हें माफ कर दो। इनका लालच खत्म हो चुका है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानो की पवित्र और सच्ची प्रार्थना सुनकर जादुई गाय का गुस्सा शांत हो गया। उसके सींगों से एक ठंडी और नीली रोशनी निकली जो कालू और गोरी की आंखों पर जाकर छुई। रोशनी छूते ही कालू और गोरी का दर्द गायब हो गया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानो बहन, हम कितने पापी हैं। हमने तुम्हारा घर छीना और तुमने हमारी आंखें बचा ली। हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। रानो बहन, टुन्नू भाई, आज से ये सोने का घर और ये गाय तुम्हारी ही सेवा में रहेंगे। हम कभी लालच नहीं करेंगे। सरपंच हरीराम तोता ने आगे बढ़कर कालू और गोरी को उठाया। कालू, गोरी, रानो ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। चलो सब मिलकर इस लोहे के भारी पिंजरे को तोड़ो और गाय माता को आजाद करो। अब कालू, गोरी, टुन्नू चिड़ा और जंगल के सारे पक्षी एक हो गए। सब ने मिलकर पूरी ताकत से उस लोहे के पिंजरे को खींचना शुरू किया। एकता की ताकत से वो भारी पिंजरा टूट गया और जादुई गाय आजाद हो गई। आजाद होते ही जादुई गाय खुश होकर चहकने लगी। उसने तुरंत रानो के बच्चों को प्यार से सहलाया। माँ, देखो, हमारी प्यारी गाय खुश हो गई। हाँ बच्चों, जहाँ प्यार और ईमानदारी होती है वहाँ खुशियाँ अपने आप लौट आती हैं। जादुई गाय ने खुश होकर रानो के बर्तनों में ढेर सारा अमृत जैसा मीठा दूध दे दिया। रानो ने वो दूध सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पिलाया, बल्कि सबसे पहले कालू और गोरी को दिया। लो कालू भाई, गोरी बहन, ये पवित्र दूध पियो। मेहनत और सेवा से जो मिलता है वही सच्चा अमृत होता है। सचमुच रानो बहन, सोने के घर में रहने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर तो बड़े दिल से बनते हैं, जैसा दिल तुम्हारा है। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी पूरी तरह बदल गए। वे भी रानो के साथ मिलकर सोने के जादुई घर की सफाई करते और गाय माता की सेवा करते। जादुई गाय के दूध से पूरे जंगल के बीमार पक्षी ठीक होने लगे। सुंदर वन का वो सोने का घर अब पूरे जंगल के लिए प्यार, एकता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका था। टूट गया पिंजरा, भाग गया शेर, सोने के घर में प्यार बढ़ा ढेर। रानो चिड़िया जिंदाबाद। दया और ईमानदारी की जीत हुई। दूसरों की चीजों पर लालच करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर हम बुरे लोगों के साथ भी दया और भलाई का व्यवहार करें तो उनका दिल भी बदला जा सकता है। ईमानदारी और परोपकार ही जीवन का असली सोना है। सुंदर वन के सोने के घर में जादुई गौरी गाय ने एक प्यारे सफेद बछड़े चिट्टू को जन्म दिया, जिसके गले में मीठी घंटी थी। पूरा परिवार इस खुरी में झूम रहा था।
लेकिन जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। कुकू भैया देखो, हमारा प्यारा चिट्टू बछड़ा कितना छोटा और नटखट है। वो कैसे अपनी पूंछ हिलाकर कूद रहा है। हाँ गुड़िया, देखो इसके गले की घंटी कितनी मधुर बज रही है। चलो हम इसके लिए हरी हरी नरम घास लेकर आते हैं। बच्चों, आराम से खेलना, चिट्टू अभी बहुत छोटा है, उसका ध्यान रखना। टुन्नू जी चलिए हम सब मिलकर गैया माता को दाना पानी दे देते हैं। उधर जंगल की एक घनी और अंधेरी गुफा में क्रूर शेर खान गुस्से में बैठा था। हाँ, कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था और वो भूखा था। तभी उसकी नजर दूर सोने के घर में खेल रहे नन्हे चिट्टू बछड़े पर पड़ी। आहा, कितना कोमल और नन्हा बछड़ा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। लेकिन वो जादुई गाय और चिड़िया बहुत चालाक हैं। मुझे रात के अंधेरे का इंतजार करना होगा। शाम ढल चुकी थी। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा पास के खेत में अनाज के दाने चुनने गए थे। घर पर सिर्फ गुड़िया, कुकू और गैया माता अपने बछड़े के साथ सो रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे कालू कौवा ने झाड़ियों में शेर खान की परछाई देखी। गोरी, जरा नीचे देखो, वो क्रूर शेर खान दबे पांव रानो के घर की तरफ बढ़ रहा है। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बाप रे, वो तो नन्हे चिट्टू बछड़े को पकड़ने आया है। कालू जी, भले ही हमारी रानो से पहले दुश्मनी थी, पर अब हम अच्छे पड़ोसी हैं। हमें रानो के बच्चों को सावधान करना होगा। कुकू, गुड़िया, भागो, अपनी जान बचाओ, शेर खान आ रहा है। कालू की आवाज सुनकर कुकू और गुड़िया जाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर खान ने एक बड़ी छलांग लगाई। गैया माता ने अपने सींगों से शेर खान को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भूखा शेर खान बहुत ताकतवर था। उसने नन्हे चिट्टू बछड़े को अपने मुंह में दबोचा और गुफा की तरफ भाग गया। मुंह, मेरे बच्चे को बचाओ। नहीं, शेर खान हमारे चिट्टू को ले गया। वो उसे मार डालेगा। पापा, मम्मी, जल्दी आओ, हमारा चिट्टू गायब हो गया। तभी रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तेजी से उड़ते हुए वहां पहुँचे। घर का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। गैया माता की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो जमीन पर सिर पटक रही। तभी लाली तितली उड़ती हुई वहां आई। क्या हुआ मेरे बच्चों? हमारी गैया माता क्यों रो रही है? हमारा चिट्टू कहाँ है? रानो बहन, बहुत अनर्थ हो गया। वो क्रूर शेर खान वो नन्हे बछड़े को उठाकर अपनी काली गुफा में ले गया है। अरे बाप रे, शेर खान! अब हम क्या करेंगे रानो? हम इतने छोटे पक्षी, उससे कैसे लड़ेंगे? रानो बहन, टुन्नू भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। शेर खान बहुत ताकतवर है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। हमें तुरंत जंगल के सबसे बुद्धिमान ज्ञानी उल्लू दादा के पास जाना चाहिए। वही हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएंगे। हाँ लाली, तुम ठीक कह रही हो। गैया माता, तुम रोना बंद करो। चलो हम सब मिलकर अभी उल्लू दादा की झोपड़ी की तरफ चलते हैं। टुन्नू चिड़ा और रोती हुई गैया माता सीधे जंगल के सबसे समझदार ज्ञानी उल्लू दादा की झोपड़ी की तरफ भागे। झोपड़ी में पहुंचते ही सबने उल्लू दादा को घेर लिया। उल्लू दादा, रक्षा कीजिए, हमारी गैया माता का नन्हा चिट्टू बछड़ा घर से गायब है। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है दादा। रानो बहन, शांत हो जाओ। मैंने अपनी जादुई दूरबीन से सब देख लिया है। रानो बहन, बहुत अनर्थ हो गया है। शेर खान दुष्टता पर उतर आया है। वो नन्हे चिट्टू को उठाकर अपनी काली गुफा में ले गया है। वो कह रहा है कि अगर बछड़ा सही सलामत चाहिए तो सोने का घर उसके नाम करना होगा। रानो, शेर खान तो पूरे जंगल का राजा है। हम छोटे छोटे पक्षी उससे कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें एक ही फुकार में उड़ा देगा। अब हमारा क्या होगा उल्लू दादा? गैया माता ने हमें हमेशा अमृत जैसा दूध दिया है। आज मुसीबत के समय हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। उल्लू दादा के आशीर्वाद से हम सब मिलकर शेर खान की गुफा में जाएंगे और चिट्टू को वापस लाएंगे। शाबाश रानू बहन, जो सच्चे दिल से अपनों के लिए लड़ता है उसकी जीत पक्की होती है। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
रानो चिड़िया, टुन्नू, लाली तितली और गैया माता सब मिलकर शेर खान की अंधेरी गुफा के बाहर पहुँचे। गुफा के अंदर नन्हा चिट्टू बछड़ा एक कोने में डरा हुआ बैठा था और रो रहा था। शेर खान उसके सामने बैठा अपनी तलवार जैसे नाखून चमका रहा था। आ गए सोने के घर के लालची पक्षियों। अगर इस बछड़े की जान प्यारी है तो तुरंत सोने के घर की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं इसे अपना भोजन बना लूंगा। मुझे मार डालो शेर खान, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। अपनी माँ को रोते हुए देखकर नन्हे चिट्टू बछड़े के अंदर एक अनोखी ताकत आ गई। वो डरना भूल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने गले में बंधी जादुई घंटी को अपनी पूरी ताकत से हिलाना शुरू कर दिया। टिन 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 टिन। जादुई घंटी की धुन से पूरी गुफा चमक उठी। उसकी आवाज सुनते ही शेर खान का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी माँ की ममता याद आने लगी। ये कैसी आवाज है? मेरा गुस्सा कहाँ जा रहा है? मुझे बहुत नींद आ रही है। माँ, मुझे माफ कर दो। देखते ही देखते जंगल का सबसे खतरनाक शेर खान जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपकी। शेर खान को सोता देख रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तुरंत गुफा के अंदर गए और उन्होंने चिट्टू बछड़े की रस्सी खोल दी। आजाद होते ही नन्हा बछड़ा दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। हमारा चिट्टू बच गया, हमारा चिट्टू बच गया। दैया माता अपने बछड़े को प्यार से चाटने लगी। दोनों माँ बेटे की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये दृश्य देखकर रानो चिड़िया भी भावुक हो गई। कुछ देर बाद शेर खान की आंख खुली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उसने सामने देखा कि रानो चिड़िया का परिवार और गाय मुस्कुरा रहे हैं। वो शर्म से पानी पानी हो गया। मुझे माफ कर दो गैया माता, मुझे माफ कर दो रानो बहन। मैं भूख और ताकत के घमंड में अंधा हो गया था। इस नन्हे बच्चे की घंटी ने मुझे मेरी माँ की ममता याद दिला दी। अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर खान भाई, ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगर आपको भूख लगी है तो हमारे पास आइए, हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। शेर खान हमेशा के लिए सुधर गया और उसने जंगल के छोटे जीवों को सताना छोड़ दिया। रानो चिड़िया का परिवार कालू, गोरी और गैया माता अपने नन्हे चिट्टू बछड़े के साथ वापस सोने के घर लौट आए। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहाँ से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूँगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे।
मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे। लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया, बेटा तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूंगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानो चिड़िया ऐसे छाते बेचती है। तभी वहाँ लाडो नाम की चिड़िया आती है। रानो, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे यह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो रानो, तुम एक काम करो, मुझे अच्छा से एक छाता दे दो। फिर लाडो एक छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनके काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, इसीलिए वो जमीन पर पड़े थे। रानो चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं दूर बैठा टुन्नू चिढ़ा यह सब देख लेता है, तब वो वहाँ आता है। कुकू और गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब रानो चिड़िया अमीर थी तो सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन आज रानो चिड़िया की ये हालत है तो कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा है। कितने बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। मैं तो 2 सालों के बाद आज इस जंगल में आया हूँ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर टुन्नू चिड़े रानो के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, आज मेरी वजह से मेरे बच्चों की यह हालत हो गई। नहीं रानो चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पक्षियों की है। उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, उन्हें भोजन तक ला कर देती थी। रानो चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे ही घर में रहोगी। टुन्नू, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी लाडो सभी पक्षियों से कहती है, आपको पता है पक्षियों, रानो चिड़िया बारिश में भीगती छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। पक्षी एक समय था जब रानो चिड़िया हम सभी की कितनी मदद करती थी, हमें भोजन भी देती थी, लेकिन आज जब उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम एकदम ठीक कहती हो। हम पक्षी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आ रहे, लेकिन वह तो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। रानो हमसे बहुत नाराज होगी क्योंकि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, तो नाराज होना तो उसका बनता है। वो जरूर नाराज होगी हम पक्षियों से, लेकिन पक्षियों अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ तो पक्षियों, मैंने सोच लिया है, हम रानो चिड़िया को तोहफे में एक मजबूत पक्का सा घर देंगे, जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस चीज का घर देंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है और लाडो चिड़िया कालू कौवा के साथ लाल परी के पास जाती है। परी जी, हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है। उसके पास पक्का घर नहीं है। लाडो मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ, जिसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा।
फिर लाल परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। चलो चलो कालू रानू के पास चलते हैं और जाकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर वो सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। चलो रानू चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप सबको माफ भी कर दिया है। रानू चिड़िया, अब हम ये जान गए हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है और हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। रानू चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए जामुन का घर लाल परी से बनवाया है। अब तुम जाओ, जाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहो। फिर रानू चिड़िया जामुन के घर में अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। इस तरह रानू चिड़िया उस जामुन के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानू चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले, जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे। मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानू चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानू चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है। रानू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानू चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानू चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानू चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए। रानू चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गौरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ?
लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गोरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ है, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानो चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उसे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गोरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं, पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना देखना, तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमेशा हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुंदरवन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादुई चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और वो बहुत अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम हुक्म था। हुक्म सिंह चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है।
बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो रानी चिड़िया। सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह कौवा एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में कहने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी जी के फैसले अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। इनमें से मैं किससे विवाह करूं? अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी यह फैसला नहीं कर पाती कि इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस वर से शादी करें। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। हाँ, मंजूर है रानी माँ। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो, कुछ देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इन दोनों चिड़ों में से पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुंदे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है, तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती हार मिलेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को ये दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितनी भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। टुन्नू इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा। यह जानकर भी उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा भी सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनहार के पास जाना होगा। वह असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वह सुनहार नकली हीरो का हार भूरा को दे देता है और भूरा तेजी से महारानी के पास दूध धने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकाल जाता है। सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे।
देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, वह कल भूरा चिड़ा के साथ विवाह करेंगी। तभी टुन्नू हांफता हुआ वहाँ आ जाता है। क्षमा करना महारानी जी, मुझे देर हो गई। मुझे असली हीरो का हार लेने के लिए कालू सुनार के पास जाना पड़ा, क्योंकि इस जंगल में तोताराम सुनार नकली हीरो का हार बेच रहा था। लेकिन टुन्नू, तूने बहुत देर कर दी। मैं तुझसे पहले ही असली हीरो का हार ले आया हूँ और अब महारानी जी मुझसे ही विवाह करेंगी। लेकिन महारानी जी, मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार मिलते ही नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों। किसका हार नकली और असली है, यह तो सिर्फ एक ही पक्षी बता सकता है। फिर चिड़िया रानी उसी कालू सुनहार को बुलाती है जिसे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनहार, आप इन हीरों के हार की जांच करें और हमें यह बताइए कि इनमें से असली और नकली हीरो का हार कौन सा है। जी महारानी जी, मैं अभी इन हीरो की जांच करता हूँ। फिर कालू सुनहार दोनों हारों को काफी देर तक देखता है और तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। महारानी जी, इनमें से सिर्फ एक का ही असली हार है और वह हार टुन्नू चिड़ा का है। झूठ का पर्दाफाश हुआ और सच्चाई उजागर हुई है। टुन्नू का असली हार है और भूरा का नकली। भूरा, तुम एकदम बेईमान, धोखेबाज और लालची। तुम मुझसे शादी क्या? तुम इस जंगल में रहने लायक भी नहीं हो। अभी इसी वक्त यह जंगल छोड़कर चले जाओ। भूरा बहुत गुस्सा होता है और फिर कभी इस जंगल में दिखाई नहीं देता। अगले दिन रानी चिड़िया टुन्नू से शादी कर लेती है और टुन्नू जंगल का राजा बन जाता है। सभी पक्षी टुन्नू के राज्य बनने से बहुत खुश होते हैं। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता।
फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढ कर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है, और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5 मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ, जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर